गुप्ता पीरियड को एक गोल्डन एज माना जाता है, जो क्रिएटिविटी, लर्निंग, आर्ट और विजडम से भरा हुआ था। इस दौर की भावना को महाकवि कालिदासा के एक प्रसिद्ध विचार से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था कि बुराई को ना तो सिर्फ बल से हटाया जा सकता है और ना ही मीठी बातों से। सच्चा धर्म ना तो चाटुकारिता से टिकता है और ना ही विलासिता से। एक राज्य तभी मजबूत होता है जब उसकी नींव ज्ञान और बुद्धि पर हो, सिर्फ सुख सुविधाओं के भोग पर नहीं। पांडे राज्य की यात्रा से लौटकर ध्रुव और भविष्य बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे। उन्होंने सुंदर बाजार देखे थे, थोड़ी देर के लिए समुद्री जहाज से यात्रा की थी और रोमन व्यापारियों से भी मिले थे जो मोती खरीदने आए थे। उनके मन जिज्ञासा से भरे हुए थे। उन्होंने सोचना शुरू किया कि अगर वे भविष्य में और आगे चले जाएं तो क्या होगा। क्या शहर वैसे ही रहेंगे या बदल जाएंगे? क्या लोग अलग तरह से जिएंगे? क्या सरकार की व्यवस्था नए रूप में होगी? क्या कला, साहित्य और संस्कृति में नए विचार पैदा होंगे? अपनी एक्साइटमेंट को रोक ना पाते हुए उन्होंने अपनी टाइम मशीन इतिहासा को एक बार फिर इस्तेमाल करने का फैसला किया। एक चमक के साथ ही वे गुप्ता पीरियड में पहुंच गए। इस समय तीसरी से छठी सदी सीई के बीच भारत में कई शक्तिशाली राज्य मौजूद थे। इन सब में गुप्त साम्राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आज के पटना के रूप में जानी जाती है। वाकाटक राज्य मध्य भारत पर शासन करता था और उसकी राजधानी नंदीवर्धना थी, जो आज के नागपुर के पास स्थित है। दक्षिण में पल्लव शासक थे, जिनकी राजधानी कांचीपुरम थी। वे सातवाहन वंश के बाद शक्ति में आए और 9वीं सदी सीई तक शासन करते रहे। पूर्वोत्तर में कामरूपा राज्य था, जो वर्तमान असम के कुछ हिस्सों पर शासन करता था और एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति था। इतने सारे राज्यों को देखकर भविष्य थोड़ी घबरा गई और बोली कि उसका सिर घूम रहा है, क्योंकि सब कुछ याद रखना नामुमकिन लग रहा है। ध्रुव शांत रहकर उससे बोला कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने समझाया कि जब एक बार हमें समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है, तब चीजें याद रखना आसान हो जाता है। तब भविष्य ने पूछा कि क्या इस दौर की कोई चीज आज के समय में भी मौजूद है। ध्रुव ने सलाह दी कि वे इतिहास का फिर से इस्तेमाल करके इसका जवाब ढूंढते हैं। कुछ ही पलों में वे महरौली, वर्तमान दिल्ली में पहुंच गए, जहां प्रसिद्ध आयरन पिलर खड़ा है। पास ही एक टूर गाइड लोगों को इसकी महत्ता समझा रहा था। उसने बताया कि ये आयरन पिलर 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है और फिर भी इस पर जंग नहीं लगा है। ये अद्भुत तथ्य प्राचीन भारत की उन्नत मेटलर्जी ज्ञान को दिखाता है। ये सुनकर भविष्य हैरान रह गई और पिलर को पास से देखना चाहती थी। उसने उत्साह से इशारा करते हुए पूछा कि क्या यही वो प्रसिद्ध लोहे का स्तंभ है। ध्रुव ने देखा कि उस पर लिखा हुआ कुछ है, लेकिन उसे भाषा समझ नहीं आ रही थी। कौन सा राजा इसे बनवा कर गया और क्यों, ये जानने के लिए दोनों गाइड की बात ध्यान से सुनने लगे। गाइड ने समझाया कि ये स्तंभ लगभग 6 टन वजन का है और इसे चंद्रगुप्त II, जो गुप्त वंश के महान शासकों में से एक थे, के शासनकाल में बनवाया गया था। ये पहले उदयगिरी गुफाओं, वर्तमान मध्य प्रदेश के पास स्थित था और कई सदियों बाद इसे दिल्ली लाया गया। ये स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित था और इस पर लिखे अभिलेख राजा चंद्रगुप्त II की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हैं। ध्रुव और भविष्य उत्साह और अद्भुत भावना से भर गए। उन्हें लगा कि इस राजा और उसके साम्राज्य के बारे में जानना बहुत ही रोचक होगा। इसी जिज्ञासा के साथ वे गुप्त साम्राज्य के इतिहास की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो गए। सच में, आयरन पिलर के बारे में सोचना ही हैरान कर देने वाला है। अगर हम अपनी साइकिल को सिर्फ 1 साल के लिए बारिश में खड़ा छोड़ दें तो उस पर जंग लग जाता है, लेकिन ये स्तंभ खुले आसमान के नीचे सदियों से खड़ा है और इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें इस्तेमाल किया गया लोहा बहुत खास था। जब यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो इसकी सतह पर एक पतली सुरक्षात्मक परत बन जाती है, जो जंग लगने से रोकती है और स्तंभ को करोजन से बचाती है। तीसरी सदी सीई तक कुषाण साम्राज्य, जो कभी उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्सों पर शासन करता था, अपनी शक्ति खोने लगा था। जैसे जैसे ये शक्तिशाली साम्राज्य कमजोर हुआ, कई नए राज्य उभरने लगे। इस बदलाव ने भारतीय इतिहास के एक नए चरण की भूमिका तैयार की और इस दौर में जो सबसे महत्वपूर्ण नई शक्ति उभरी वो था गुप्त वंश। गुप्तों के मूल स्थान को लेकर इतिहासकार अलग अलग मत रखते हैं, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि शुरुआत में वे वर्तमान उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में छोटे क्षेत्रीय राज्यों के रूप में शासन करते थे। धीरे धीरे और लगातार उन्होंने अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाया और अंत में एक मजबूत और सुव्यवस्थित साम्राज्य स्थापित किया। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, क्योंकि इस दौर में कई क्षेत्रों में असाधारण प्रगति हुई।
कला, स्थापत्य, साहित्य और विज्ञान का तेज विकास हुआ, खासकर चंद्रगुप्त II के शासनकाल में, और इस युग की उपलब्धियां आज भी भारतीय संस्कृति को प्रभावित करती हैं। इस समय के सोने के सिक्के एक तरफ राजा चंद्रगुप्त वन को उनकी रानी कुमार देवी के साथ, जबकि दूसरी तरफ एक बैठी हुई देवी दिखाई देती है, जिसे लक्ष्मी माना जाता है। ये समृद्धि और शुभ भाग्य का प्रतीक है। गुप्त वंश के सबसे महान योद्धा राजाओं में से एक समुद्रगुप्त थे, जो चंद्रगुप्त II के पिता थे। उनकी उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जो प्रयागराज में एक स्तंभ पर खुदी हुई एक लंबी अभिलेख है। ये अभिलेख उनके राजकवि हरिसेन द्वारा लिखा गया था। हरिसेन के अनुसार समुद्रगुप्त का सपना धरणी बंध बनने का था, जिसका अर्थ है पूरी पृथ्वी को एक शासन के नीचे लाना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त ने कई युद्ध लड़े, अनेक राजाओं को पराजित किया और अपना साम्राज्य भारत के विशाल हिस्सों तक फैला दिया। उन्हें हराने के बाद कुछ राजाओं को अपने सिंहासन पर लौटने दिया गया, लेकिन उन्हें कर देना पड़ता था, जबकि कुछ अन्य शासक उनकी सैन्य शक्ति के भय से बिना युद्ध के ही समर्पण कर देते थे। हरिसेन ने समुद्रगुप्त को एक ऐसे शासक के रूप में वर्णित किया जो कला, शिक्षा और व्यापार को प्रोत्साहित करता था, जिससे उनका राज्य समृद्ध और खुशहाल बना। समुद्रगुप्त खुद संगीत में गहरी रुचि रखते थे, और ये बात उनके कुछ सिक्कों पर साफ दिखाई देती है, जहां उन्हें बैठकर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। इन सिक्कों के पिछले भाग पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनी होती है, जो धन और शुभ भाग्य का प्रतीक है। इस दौर का एक और महत्वपूर्ण स्रोत दिल्ली का आयरन पिलर अभिलेख है, जिसमें चंद्र नाम का एक राजा का उल्लेख है। इतिहासकार मानते हैं कि ये चंद्रगुप्त II ही थे, न कि पहले के मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त II, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। वे भगवान विष्णु के भक्त थे, और गरुड़, जो विष्णु का वाहन या साधन है, उनके शासनकाल की गुप्त अभिलेखों और स्मारकों पर बार बार दिखाई देता है। चंद्रगुप्त II के नाम के साथ II इसीलिए जोड़ा गया है क्योंकि उनसे पहले भी एक राजा चंद्रगुप्त था, जो उनके दादा थे। इतिहासकारों ने दोनों में अंतर करने के लिए उनके नाम के साथ संख्या जोड़ दी। पहले वाले राजा को चंद्रगुप्त वन कहा जाता है, और उन्होंने प्रारंभिक गुप्त राज्य को मजबूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें सिक्के जारी करने और चतुर राजनीतिक गठबंधन बनाने के लिए याद किया जाता है, जिससे उन्होंने अपना क्षेत्र बढ़ाया और एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखी। दादा के नाम पर पोते का नाम रखने की परंपरा आज भी कुछ भारतीय परिवारों में देखी जाती है। गुप्त वंश जैसे महत्वाकांक्षी राजा अपनी शक्ति और अधिकार दिखाने और खुद को महान शासक के रूप में स्थापित करने के लिए कभी-कभी अश्वमेध यज्ञ भी करते थे। ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों को यादगार बनाने के लिए विशेष सिक्के ढाले जाते थे, जो उनकी सफलता और प्रभुत्व का स्थायी प्रतीक होते थे। अभिलेखों और सिक्कों के अलावा प्राचीन ग्रंथ भी हमें इस युग को समझने में मदद करते हैं, जैसे कि विष्णु पुराण, जो गुप्तों द्वारा शासित मुख्य क्षेत्रों का विवरण देता है। इसके अनुसार गुप्तवंश अनुगंगा यानी मध्य गंगा घाटी, प्रयाग या वर्तमान प्रयागराज, साकेत या अयोध्या, मगध जो लगभग आज के बिहार के बराबर है, और आसपास के क्षेत्रों पर शासन करता था। हालांकि अपनी शक्ति के चरम पर गुप्त साम्राज्य इससे भी विशाल था, जो उत्तर और पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ मध्य और पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों तक फैला हुआ था। जब हम गुप्त साम्राज्य की विशालता के बारे में सोचते हैं, तो ये कल्पना करना भी रोचक लगता है कि उस समय एक सेना को चलाना कितना कठिन काम रहा होगा। सैनिक, हाथी, घोड़े, रसोइये, सहायक और कई अन्य कामगार एक साथ यात्रा करते थे। साथ ही बहुत सारा भोजन और अन्य सामग्री भी होती थी। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो राजा गुप्तों को कर देते थे, उन्हें शायद इन विशाल सेनाओं के लिए भोजन, जानवर और अन्य आवश्यक चीजें उपलब्ध करानी पड़ती होंगी। गुप्त शासन के विस्तार को और अच्छी तरह समझने के लिए कोई भारतीय राजनीतिक मानचित्र देख सकता है और उन वर्तमान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहचान सकता है जहां कभी गुप्त शासन था। इन क्षेत्रों को मानचित्र पर चिन्हित करके और उनकी गिनती करके विद्यार्थी अपने निष्कर्षों की तुलना दूसरों से कर सकते हैं और इस बात की और स्पष्ट तस्वीर पा सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य वास्तव में कितना बड़ा और शक्तिशाली था। गुप्त युग के दौरान भारत में एक प्रसिद्ध चीनी यात्री फाक्शियन आए थे, जिनका नाम फा शी एन के रूप में उच्चारित किया जाता है। वे 5वीं सदी सीई के शुरू में भारत आए। फाक्शियन ने एक लंबी और कठिन यात्रा इसीलिए की क्योंकि वे बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों को देखना चाहते थे, प्रसिद्ध भारतीय विद्वानों से शिक्षा लेना चाहते थे और बौद्ध हस्तलिखित ग्रंथों को इकट्ठा करना चाहते थे। उनका उद्देश्य इन पवित्र ग्रंथों को चीन ले जाना था।
फाक्शियन ने भारत के कई हिस्सों की यात्रा की और यहाँ की संस्कृति, शासन व्यवस्था और लोगों के रोजमर्रा के जीवन को गहराई से देखा। जो कुछ भी उन्होंने देखा उसे ध्यान से लिख लिया ताकि उनके देश के लोग भारत को अच्छी तरह समझ सकें। उनका यात्रा विवरण आज तक सुरक्षित है, इसलिए ये हमारे लिए इतिहास का एक बहुत मूल्यवान स्रोत है। अपनी यात्रा कथा के एक हिस्से में फाक्शियन गुप्त काल के समाज का वर्णन करते हैं। वे लिखते हैं कि जनसंख्या बहुत ज्यादा थी और लोग खुशी से जीवन व्यतीत करते थे। उनके अनुसार आम लोगों को अपने घरों का पंजीकरण करवाना या बार बार सरकारी अधिकारियों को रिपोर्ट देना जरूरी नहीं था, जो इस बात का संकेत देता है कि शासन अत्यधिक कठोर या दबाव वाला नहीं था। जो किसान राजा की भूमि पर खेती करते थे, वे अपनी फसल का एक हिस्सा कर के रूप में देते थे। राजा के सैनिक और सेवकों को नियमित वेतन मिलता था। फाक्शियन ने यह भी लिखा कि गंगा मैदान के शहर उस समय दुनिया के सबसे महान शहरों में गिनती किए जाते थे। इन शहरों के निवासी धनी, समृद्ध थे और दया और धर्म जैसे मूल्यों का पालन करते थे। वे बताते हैं कि वैश्य परिवारों, जो व्यापारी और सौदागर थे, ने धर्मशालाएं बनवाई थीं जहां दवाइयां बांटी जाती थीं। गरीब लोगों, अनाथों और बीमारों की देखभाल होती थी। चिकित्सक इलाज करते थे और जरूरतमंदों को भोजन और औषधि मिलती थी। उन्होंने ये भी देखा कि कई समृद्ध वैश्य बुजुर्ग और विदेशी व्यापारी सुंदर घरों में रहते थे और शहरों की गलियां और सड़कें व्यवस्थित और साफ सुथरी होती थीं। हालांकि फाक्शियन का विवरण बहुत मूल्यवान है, लेकिन ये सिर्फ वही दिखाता है जो उन्होंने उस समय और अपने दृष्टिकोण से देखा और समझा। ये मुख्य रूप से समाज के कुछ ही वर्गों पर केंद्रित है। अपनी रचना के अन्य हिस्सों में फाक्शियन चांडालों के साथ होने वाले कठोर व्यवहार का भी उल्लेख करते हैं, जिन्हें अछूत माना जाता था। इन लोगों को समाज ने अस्वीकार कर दिया था और उन्हें शहर की सीमाओं के बाहर रहने पर मजबूर किया जाता था, क्योंकि उन्हें वर्ण व्यवस्था के लिए बहुत नीचला समझा जाता था। ये बात हमें याद दिलाती है कि गुप्त काल में जबकि कई लोग सुख समृद्धि से जीवन जी रहे थे, तब सामाजिक असमानता भी मौजूद थी। जैसे विद्यार्थी फाक्शियन के वर्णन को अलग अलग तरीकों से समझ सकते हैं, वैसे ही इतिहासकार भी एक ही ऐतिहासिक स्रोत की अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए इतिहासकार किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कई स्रोतों की तुलना करते हैं। ये हमें बताता है कि इतिहास को अच्छी तरह समझने के लिए अनेक दृष्टिकोण और प्रमाणों का अध्ययन कितना जरूरी है। जब हम गुप्त काल के मानचित्र को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय कई राज्य एक साथ मौजूद थे। इनमें से कुछ राज्य अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए आपस में युद्ध कर रहे थे। ये स्थिति हमें कौटिल्य के शासन संबंधी विचारों की याद दिलाती है, जहां उन्होंने शासकों को मित्र यानी गठबंधन बनाने की सलाह दी थी, जो एक सफल राज्य चलाने के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक था। गुप्त अभिलेख और सिक्के हमें बहुत कुछ बताते हैं कि उनके शासक खुद को कैसे देखते थे। राजाओं ने महाराजा धिराज, सम्राट और चक्रवर्ती जैसे भव्य उपाधियां अपनाईं। इन उपाधियों के जरिए वे अपनी सर्वोच्च शक्ति का दावा करते थे और पहले के शासकों से ज्यादा महान दिखना चाहते थे, जो आमतौर पर राजन या महाराजा जैसे सरल शीर्षकों का उपयोग करते थे। अपने विशाल साम्राज्य को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए गुप्तों ने कई तरीके अपनाए, जिनमें से सैनिक विजयों, चतुर कूटनीति और गठबंधन जैसे तरीके शामिल थे। इनमें से एक महत्वपूर्ण तरीका था राजवंशों के बीच विवाह। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है प्रभावती गुप्ता, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थीं। उनका विवाह वाकाटक राज्य के एक राजकुमार से हुआ था, जो गुप्त साम्राज्य के दक्षिण में स्थित था। दुर्भाग्य से उनके पति का युवा अवस्था में ही निधन हो गया और प्रभावती गुप्ता वाकाटक राज्य की प्रतिनियुक्त शासक यानी रीजेंट बन गईं, अर्थात वे अपने पुत्रों के लिए राज्य चलाने लगीं जब तक वे शासन के लिए योग्य न हो गए। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने गुप्तों और वाकाटकों के बीच मजबूत संबंध बनाए रखे। उनके एक अभिलेख में गर्व से उन्हें दो राजाओं की मां कहा गया है, जो उनके दोनों पुत्रों की ओर संकेत करता है, जो बाद में वाकाटक राज्य के शासक बने। अपने पिता की तरह प्रभावती गुप्ता भी भगवान विष्णु की भक्त थीं। उनका संबंध विष्णु और उनके अवतारों को समर्पित 7 मंदिरों के निर्माण से जोड़ा जाता है। इनमें से कुछ मंदिर रामगिरी यानी वर्तमान रामटेक पहाड़ी पर स्थित हैं, जो आज के महाराष्ट्र में हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार केवला नरसिम्हा मंदिर उनकी याद में उनकी बेटी द्वारा बनवाया गया था, जो इस बात को दर्शाता है कि परिवार और समाज में प्रभावती गुप्ता को कितना सम्मान और महत्व मिला हुआ था। गुप्त साम्राज्य एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली का पालन करता था। सब कुछ सीधे केंद्र से शासित करने के बजाय साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया गया था।
विभिन्न क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए भूमि स्थानीय शासकों, पुरोहितों और सरदारों को दी जाती थी। इन भूमि दान को ताम्रपत्रों पर लिखकर दर्ज किया जाता था ताकि सही रिकॉर्ड रखा जा सके। ऐसे कई ताम्रपत्र अभिलेख पुरातत्वविदों को मिले हैं जो हमें इस प्रणाली को समझने में मदद करते हैं। इस व्यवस्था से कर संग्रह आसान होता था और स्थानीय नेताओं को अपने क्षेत्रों को संभालने की कुछ स्वतंत्रता मिलती थी। व्यापार और राजस्व गुप्त साम्राज्य को मजबूत बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण थे। राज्य की मुख्य आय भूमि कर से होती थी, लेकिन सरकार को जुर्मानों, खानों पर कर, सिंचाई प्रणालियों, व्यापार और हस्तशिल्प से भी आय होती थी। इस धन का उपयोग प्रशासन चलाना, सेना का रख रखाव करना, मंदिर और बुनियादी संरचना बनाना और विद्वानों और कलाकारों को सहायता देने के लिए किया जाता था। इतने बड़े साम्राज्य के जीवित रहने के लिए व्यापार अत्यंत आवश्यक था। गुप्त काल के दौरान भारत के मेडिटेरेनियन दुनिया, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ सक्रिय व्यापारिक संबंध थे। भारतीय व्यापारी कपड़ा, मसाले, हाथी दांत और कीमती रत्न निर्यात करते थे। भारतीय महासागर व्यापार नेटवर्क ने भारतीय बंदरगाहों को दूर दूर के देशों से जोड़ दिया था। मेडिटेरेनियन जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था सुकोत्रा द्वीप, जो अरब सागर में स्थित है। पुरातत्वविदों की खोज जैसे मिट्टी के बर्तन, ब्राह्मी लिपि के अभिलेख और बौद्ध स्तूपों के डिजाइन से पता चलता है कि भारतीय व्यापारी वहां कई सदियों तक रहे और व्यापार करते रहे। मिस्र, अरब, रोम और ग्रीस के व्यापारी भी वहां मौजूद थे। सुकोत्रा इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कैसे व्यापार ने भारतीय महासागर से जुड़े क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। गुप्त पीरियड के दौरान बहुत सी नई सोच और अद्भुत रचनाएं सामने आईं। इसीलिए इतिहासकार इस युग को अक्सर भारत का क्लासिकल एज कहते हैं। गुप्त शासक भगवान विष्णु के पक्के भक्त थे और उनकी ये भक्ति उनके सिक्कों और अभिलेखों पर साफ दिखाई देती है। इसके साथ साथ वे अन्य धर्मों और विचारधाराओं का भी सम्मान करते थे और उन्हें प्रोत्साहन देते थे। उन्होंने बौद्ध संस्थानों को भी सहायता दी, जिनमें प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय और कई बौद्ध मठ विहार शामिल हैं। धर्म और ज्ञान के प्रति उनका दृष्टिकोण खुला और समावेशी था। भले ही इन संस्थानों का हम विस्तार से अध्ययन ऊपर की कक्षाओं में करें, लेकिन ये समझना जरूरी है कि गुप्त शासकों के इस सहयोग ने इस काल में ज्ञान के विकास को बहुत बढ़ावा दिया। क्योंकि गुप्त साम्राज्य को लंबा समय शांति और स्थिरता मिली हुई थी, इसलिए विद्वानों, कलाकारों और वैज्ञानिकों को सोचने, प्रयोग करने और नई चीजें रचने की पूरी स्वतंत्रता मिली थी। इसी शांत वातावरण के कारण कई क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां हुईं और इसी वजह से इतिहासकार गुप्त काल को सुनहरा या क्लासिकल युग कहते हैं। पिछले समयों का ज्ञान ध्यान से संग्रहित, व्यवस्थित और ग्रंथों के रूप में लिखा गया। इस समय संस्कृत साहित्य बहुत फला फूला, जिसमें कालिदास जैसे महान कवियों की रचनाएं और कई महत्वपूर्ण पुराणों का संग्रह शामिल है। विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे विद्वानों ने गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चिकित्सा ज्ञान को भी व्यवस्थित ग्रंथों में संगठित किया गया और धातु विज्ञान में भी काफी प्रगति हुई, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है जंग रहित आयरन पिलर। गुप्त साम्राज्य की मजबूत अर्थव्यवस्था ने राज्य को ये संभव बनाया कि वो विद्वानों, कलाकारों और वैज्ञानिकों को सहायता दे सके, जिससे सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास बहुत तेज हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शिक्षा और ज्ञान को प्रोत्साहित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके दरबार में कई विद्वान, कवि और कलाकार रहते थे और वे उनके काम को पूरा सहयोग देते थे। उनकी इस संरक्षण ने दरबार को ज्ञान और रचनात्मकता का केंद्र बना दिया। इस समय कई ऐसे महान विचारक उभर कर सामने आए, जिनके योगदान को आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता है। इस युग के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे आर्यभट्ट। वे लगभग 500 सीई के आसपास कुसुमपुरा में रहे थे, जो आज के पटना के पास एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान पर एक छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जिसका नाम था आर्यभट्टीय। इस ग्रंथ में उन्होंने सूर्य, चंद्र और ग्रहों की गति का वर्णन किया और ये बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होती है। आर्यभट्ट ने एक वर्ष की लंबाई 365 दिन, 6 घंटे, 12 मिनट और 30 सेकंड बताई, जो आज के मानक मान से बहुत करीब है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के आकार का भी काफी सही अंदाजा लगाया और सूर्य और चंद्र ग्रहण की सही व्याख्या दी। उनका काम बाद के समय में भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में वैज्ञानिक विकास की नींव बना। गणित में उन्होंने हिसाब किताब और समीकरण सुलझाने के कई तरीके बताए, जिन्हें आज भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, बिना ये जाने कि ये विचार 1500 साल पहले विकसित किए गए थे। गुप्त काल के एक और महान विद्वान थे वराहमिहिर, जो गणित, खगोल विज्ञान और ज्योतिष के ज्ञाता थे। वे उज्जयिनी में रहे, जो ज्ञान और विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध नगर था।
उनका मशहूर ग्रंथ बृहद संहिता एक तरह का विश्वकोश था, जिसमें खगोल विज्ञान, ज्योतिष, मौसम का अनुमान, वास्तुकला, नगर योजना और कृषि जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई थी। वराहमिहिर ने प्रकृति का गहरा अवलोकन किया, तर्क और परंपरागत ज्ञान को जोड़ा और इसी वजह से वे वैज्ञानिक सोच के अग्रदूत माने जाते हैं। इस समय साहित्य भी अपनी ऊंचाई पर पहुंच गया, खासकर कालिदास की रचनाओं के कारण। उनके जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन कथाएं कहती हैं कि कभी उनका मजाक उड़ाया जाता था, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने कठिन परिश्रम किया और शिक्षा के जरिए अपना जीवन बदल लिया। कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि बने, जो अपनी सुंदर भाषा और गहरी भावनाओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है मेघदूतम, यानी द क्लाउड मैसेंजर। इसमें एक यक्ष, जो एक छोटा देवता होता है, अपने घर से बिछड़ जाने के बाद एक बादल के जरिए अपनी प्रिया को संदेश भेजता है। प्रेम और विरह की भावनाओं के साथ साथ ये कविता उत्तर भारत के प्राकृतिक दृश्यों और मौसम का बहुत ही सुंदर वर्णन करती है, जब बादल अपनी यात्रा पर निकलता है। गुप्ता काल का एक बहुत महत्वपूर्ण विकास था चिकित्सा ज्ञान का संगठन। भले ही आयुर्वेदा गुप्त युग से काफी पहले से मौजूद था, लेकिन इसी समय इसे व्यवस्थित रूप से कोडिफाई किया गया, यानी इसे ठीक तरह से सजाया और लिखा गया। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे महत्वपूर्ण चिकित्सा ग्रंथों को इसी युग में संग्रहित करके उनका अंतिम रूप दिया गया। इन ग्रंथों में रोगों की पहचान और इलाज, स्वस्थ रहने में आहार का महत्व, दवाओं की तैयारी और उस समय के लिए उन्नत शल्यक्रिया यानी सर्जरी जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई है। आयुर्वेदा का एक मूल सिद्धांत संपूर्ण चिकित्सा यानी हॉलिस्टिक हीलिंग है, जो मन, शरीर और प्रकृति के गहरे संबंध पर जोर देता है, और ये विचार आज भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गुप्ता पीरियड के दौरान शासकों ने ऐसा माहौल बनाया जिसमें कला, सौंदर्य और कुशल क्राफ्ट्समैनशिप को खुलकर बढ़ने का मौका मिला। क्योंकि आर्टिस्ट्स और क्राफ्ट्समैन को राज्य का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता था, इस समय कई महान और यादगार कलाकृतियां तैयार हुईं। साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में कला के कई महत्वपूर्ण केंद्र विकसित हुए। ऐसा ही एक केंद्र सारनाथ था, जो आज के वाराणसी, उत्तर प्रदेश के पास स्थित है, और जो बुद्ध की शांत और सुंदर मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हुआ। एक और बड़ा कला केंद्र अजंता केव्स थे, जो वर्तमान महाराष्ट्र में हैं और आज भी अपनी शानदार रॉक कट गुफाओं और वॉल पेंटिंग्स के लिए एडमायर किए जाते हैं। उदयगिरी केव्स मध्य प्रदेश भी इस युग की कलात्मक उत्कृष्टता दिखाती है, जहां देव देवियों की बहुत ही सूक्ष्म और फाइनली कार्व्ड मूर्तियां मिलती हैं। इस दौर की कला को आमतौर पर गुप्ता आर्ट कहा जाता है, और इसने संतुलन, एलिगेंस और ब्यूटी के ऐसे उच्च मानक स्थापित किए जो कई सदियों तक भारतीय कला को प्रभावित करते रहे। गुप्ता मूर्तियों को ध्यान से देखने पर हम अक्सर उनमें दिखाए गए देवताओं को उनके विशेष लक्षणों और चिन्हों से पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अहिच्छत्र से मिली कुछ टेराकोटा मूर्तियां पवित्र नदियों गंगा और यमुना को दर्शाती हैं। इन्हें उनके वाहना या व्हीकल से पहचाना जाता है। गंगा मकरा यानी मगरमच्छ जैसे एक काल्पनिक जीव पर खड़ी दिखाई देती हैं, जबकि यमुना कच्छप यानी टॉर्टॉइस पर खड़ी होती हैं। उनके सर के ऊपर से बहता पानी और हाथ में पकड़ा घड़ा यानी पॉट इस बात का संकेत देता है कि वे जीवित नदियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन छठी शताब्दी सीई तक आते आते शक्तिशाली गुप्ता साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। बाद के गुप्ता शासकों को सेंट्रल एशिया से आए हूण जातियों के बार बार के हमलों का सामना करना पड़ा। इन आक्रमणों ने उत्तर भारत के बड़े हिस्सों पर गुप्ता नियंत्रण को कमजोर कर दिया। इसी के साथ शक्तिशाली क्षेत्रीय शासक उभरने लगे, जिससे साम्राज्य के अंदर ही संघर्ष बढ़ने लगे। ये दौर भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां ये सवाल उठता है कि गुप्तों का पतन सच में एक अंत था या फिर एक नई युग की शुरुआत, जिसे आगे डिटेल में समझाया जाता है। जब गुप्ताज उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन कर रहे थे, तब दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत में भी अन्य शक्तिशाली राज्य उभर रहे थे। दक्षिण में पल्लव वंश एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा और धीरे धीरे वर्तमान तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उनकी उत्पत्ति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि वे पहले सातवाहन शासकों के ट्रिब्यूटरीज थे और सातवाहनों के पतन के बाद शक्तिशाली बने। पल्लव शासक कला और स्थापत्य के बड़े संरक्षक थे और मुख्यतः भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने भव्य मंदिर और रॉक कट गुफाएं बनवाईं, जो क्लासिकल इंडियन आर्किटेक्चर के महत्वपूर्ण उदाहरण बने। उनकी राजधानी कांचीपुरम, जो वर्तमान तमिलनाडु में है, को हजार मंदिरों का शहर कहा जाता था, और ये एक बड़ा शिक्षा का केंद्र भी बना।
घटिकाएं, जो सातवाहन युग में शुरू हुई थीं, पल्लव शासन के दौरान भी अध्ययन और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देती रहीं। उत्तर पूर्व भारत में कामरूपा राज्य, जो वर्मन वंश द्वारा शासित था, ब्रह्मपुत्र घाटी पर नियंत्रण रखता था। इसमें वर्तमान असम के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ बंगाल और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र भी शामिल थे। ये क्षेत्र पहले प्रागज्योतिष के नाम से जाना जाता था, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। महाभारत में भगदत्ता, जो प्रागज्योतिष के राजा थे, का उल्लेख है, जो महायुद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे, और बाद के कुछ शासक अपने आप को उनका वंशज बताते थे। कामरूपा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बना, जहां मंदिर और मठ शिक्षा और अध्ययन के केंद्र के रूप में विकसित हुए। पल्लव और कामरूपा दोनों का उल्लेख प्रयागा प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। अपनी दक्षिणी सैनिक यात्राओं के दौरान समुद्रगुप्त ने एक पल्लव शासक को पराजित किया, लेकिन उस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने स्थानीय शासकों, जैसे पल्लव शासकों को, तब तक शासन करने दिया जब तक वे उनकी सर्वोच्चता स्वीकार करते और ट्रिब्यूट्स देते रहे। इस नीति से शांति और स्थिरता बनी रही। समुद्रगुप्त ने उत्तर पूर्व ने भी यही नीति अपनाई। कामरूपा के शासक को पराजित करने के बाद भी उसे गुप्त आधिपत्य के तहत शासन करने दिया। ट्रिब्यूट्स के माध्यम से अप्रत्यक्ष नियंत्रण गुप्ता प्रशासन की एक आम विशेषता थी। कुल मिलाकर गुप्ता युग अत्यधिक प्रगति और सृजनात्मकता का दौर था। इसका प्रभाव साम्राज्य की सीमाओं से काफी आगे तक फैला, और इसने भारतीय कला, विज्ञान, साहित्य और शासन प्रणालियों को कई सदियों तक प्रभावित किया। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और धातु विज्ञान में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुईं, जिन्होंने भविष्य के वैज्ञानिक विकास की नींव रखी। इस दौर में बने सुंदर मंदिर, रिफाइंड मूर्तियां और समृद्ध संस्कृत साहित्य आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। स्थिरता, समृद्धि और शिक्षा और कला को प्रोत्साहन देकर गुप्ता शासकों ने बाद के राज्यों के लिए एक आदर्श स्थापित किया। गुप्ता युग की विरासत आज भी भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में जिंदा है, जो इसे भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और गौरवशाली युगों में से एक बनाता है।